हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में वसंत भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाला का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मुरली वाला जब मुरली बेचने के लिए आता है तो सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। यानी कि मुरली वाला खुश हो गया और बोलने लगा कि सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, एक एक करके सबको देंगे। अभी हम इतनी जल्दी लौट नहीं जाएंगे। बेचने तो आई है, और है भी इसी समय मेरे पास, यानी कि उसके पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब जो विजय बाबू थे, वो विजय बाबू ने मुरली का दाम पूछा था, तो वो मुरली वाला विजय बाबू से कहता है कि दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते तो होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यानी कि विजय बाबू भीतर और बाहर, मतलब वो मुस्कुरा उठे और मन ही मन ये सोचने लगे कि देता तो सभी को इसी दाम में होगा, इसी भाव में होगा, लेकिन उल्टा मुझ पर एहसान लाद रहा है। और फिर वो मुरली वाले से कहते हैं कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते तो सभी को होंगे 2-2 पैसे में, और एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। अब मुरली वाला विजय बाबू से कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? वो कहता है कि ग्राहकों का तो ये दस्तूर ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक को तो यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। और वो कहता है कि बाबूजी इसका असली दाम 2 ही पैसा है, और मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो तो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुवन्नी है। तो क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं,
अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब यहाँ पर बच्चे और मुरली वाले के बीच में जो बातचीत होती है वो यहाँ पर बताई गई है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी कि रोहिणी मुरली वाले की जो बातें थी, यानी वो बच्चों से जो बातें कर रहा था, वो सारी बातें वो अपने घर में बैठी बैठी सुन रही थी। और आज उसने ये अनुभव किया कि बच्चों के साथ वो इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले उसने कभी नहीं देखा था। फिर वो कितना सस्ता भी देता है। बहुत दिनों हो गए, महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि उसकी याद भी क्षीण होती गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजनुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि सर्दी के दिन थे, ठंडी के दिन थे, और रोहिणी स्नान करके यानी कि छत पर अपने बाल सुखा रही थी, और उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चीक की ओर बैठी रहूंगी। यानी कि रोहिणी दादी से कहती है कि चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो जरा मिठाई वाले को ठहराओ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। यानी कि दादी बोलते हैं कि 25 दे दो, लेकिन मिठाई वाला उन्हें मना करता है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 ही नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी मिठाई वाले से कहती है कि 25 ही नहीं सही, 20 ही दे दो। कहते हुए दादी पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली,
पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अब उस मिठाई वाले ने कहा कि इससे पहले वो मुरली लेकर और उससे भी पहले वो खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी ने जो अनुमान लगाया था वो उसका अनुमान ठीक निकला। तो रोहिणी ने उससे पूछा कि इसमें भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो उसने बोला कि मिलता क्या है भला, खाने भर को मिल जाता है, लेकिन संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी कि जो मुरली वाला था वो कहता है कि वो भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, एक सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, लेकिन समय की गति और विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। और वो कहता है कि दादी प्राण निकाले निकलते नहीं है, इसलिए अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। उस तरह से जीता तो घुल घुल कर मरता, तो इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी उसे मिल जाती है, जैसे वे उछल उछल कर इन्हीं में हंस खेल रहे हो। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की जो आंखें थी वो आंसुओं से तर थी, और तभी उसी समय चुन्नू और मुन्नू आ जाते हैं और अपनी माँ से मिठाइयाँ लेने के लिए कहते हैं। तो मिठाई वाला कहता है कि मुझसे ले लो। उसने कागज़ की 2 पूड़ियाँ बनाकर चुन्नू मुन्नू को दे दी और रोहिणी ने अंदर से पैसे दिए, लेकिन मिठाई वाला ने अपनी पेटी उठाई और वो चल दिया और कहने लगा कि अब इस बार पैसे न लूँगा। लेकिन दादी ने कहा कि नहीं भाई, अपने पैसे तू लिए जा भाई। लेकिन तब तक वो चला गया और तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा
उसी प्रकार मादक और मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों ये था हमारा मिठाई वाला पाठ जो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।